अच्छा, ये हमारा कोर्स कंटेंट है। इसमें हमने ऑलमोस्ट सबसे पहले क्लास में हमने कोर्स कंटेंट्स डिस्कस किया हुआ था और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन डिस्कस किया हुआ था। तो ये पूरा पार्ट जो कीमोमेट्रिक्स, सैम्पलिंग और स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉन्फिडेंस लिमिट्स एंड सो ऑन, स्टैटिस्टिकल टेस्ट जितने भी थे, ये पूरा हम पढ़ चुके हैं, ये वाला पार्ट। और इसके अलावा क्लासिकल मेथड्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने एसिड बेस मेथड्स पढ़ी हुई हैं और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट की हुई है। तो इसमें 2 टॉपिक्स रह जाते हैं, एक कम्प्लेक्सोमेट्रिक है और एक रिडॉक्स टाइट्रेशन है। और इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के 1-2 लेक्चर्स जो हैं वो रह जाएंगे। तो 2 लेक्चर्स ऑलमोस्ट 2 से 3 इसके होंगे और 2 से 3 लेक्चर जो यहाँ पे बचते हैं इसके होंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये फाइनल के लिए सारा होगा? हाँ, फाइनल एग्जाम आपका 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। बाकी असाइनमेंट्स मैंने अपडेट करनी है और क्विजेज लेने हैं, वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद ले लूँ तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो सर, ये तो असाइनमेंट हाफ नहीं होगा फाइनल के लिए जैसे पहले होता था? नहीं, 40 मार्क्स का आपका फाइनल होगा, ये बता चुका था मैं। तो 40 मार्क्स का फाइनल होगा असाइनमेंट आपके। के टॉपिक्स दे दे सर, हम अभी स्टार्ट करेंगे, बाद में फिर मसला सर होगा। हमारे फाइनल्स भी ऐसे ही ऑनलाइन होंगे या यूनिवर्सिटी में होंगे? किस में? पेपर सर? पेपर्स कह रहे हैं। पेपर यूनिवर्सिटी में होंगे। फाइनल 40 मार्क्स का जो पेपर है वो यूनिवर्सिटी में होगा। क्विज डन इसमें है पूरा सर। कोर्स होगा सर? है? कोर्स पूरा होगा जितना भी पढ़ा है वो हाँ सारा? हाँ, पूरा होगा पूरा। हाफ करें ना सर, वो पहले की तरह? नहीं, सर पूरा तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा हाफ कर देना। तो पेपर शॉर्ट होगा ना इसके बदले। और इसमें आपके असाइनमेंट्स और क्विजेस के 60 मार्क्स हैं पूरे मिला के प्रेजेंटेशन के। तो आप सर असाइनमेंट, आपने ना हमें कोई असाइनमेंट दी है ना, कोई क्विज अभी तक? हाँ बाकी सर इश्तियाक ने हमसे पता नहीं इतने ज्यादा क्विजेस और असाइनमेंट दिए हैं। मैं, हाँ, इस क्लास के बाद क्विजेज और असाइनमेंट्स स्टार्ट करेंगे हम लोग ना। तो मैं कंटिन्यूअसली क्विजेज, हर वीक एक क्विज रखेंगे। क्विज शॉर्ट क्विज होता है 5 मार्क्स का। तो इसमें 2 लेक्चर्स आपको, पहले 2 से 4 लेक्चर्स का क्विज, फिर 2-3-4 लेक्चर्स का क्विज। इसमें सेगमेंट्स में डिवाइड करके हम क्विजेज लेंगे। ठीक है। ठीक है सर। चलें, तो बेसिकली हमने स्टार्ट लिया था एनालिटिकल केमिस्ट्री से। तो हमने ये कहा था कि बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री एक साइंस का वो सब्जेक्ट है जिसमें हम केमिकल कैरेक्टराइजेशन एंड मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं। तो हम और हमने ये भी कहा था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं और एक ये डाइवर्स फील्ड है। ये बेसिकली एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, ये एक प्योर फील्ड नहीं है। इसका इस्तेमाल होता है क्लिनिकल एनालिसिस में, फार्मास्यूटिकल्स में, एनवायरमेंटल एनालिसिस में, फोरेंसिक्स में, इंडस्ट्रीज में और बायो एनालिटिकल केमिस्ट्री में। और इस तरह बहुत सारे और भी डिसिप्लिन्स में एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज होती है, लाइक आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी, फूड एनालिसिस एंड सो ऑन। तो हमने इसके अलावा सबसे पहले जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम बेसिकली केमिकल कैरेक्टराइजेशन कर रहे होते हैं और सैंपल्स की एनालिसिस कर रहे होते हैं, मटेरियल्स की एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो ये जो एनालिसिस का प्रोसेस है वो कुछ स्टेप्स के थ्रू होता है। सबसे पहला जो स्टेप हमने डिस्कस किया था वो सैम्पलिंग। उसके बाद सैंपल से हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद देन फिर मेजरमेंट्स होती हैं और मेजरमेंट्स के बाद हम फाइनल रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो कीमोमेट्रिक्स बेसिकली ये क्या है? कीमोमेट्रिक्स जो है वो हमने ये कहा था कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं टू ऑब्टेन द केमिकल इंफॉर्मेशन। किसी केमिकल से रिलेटेड क्वालिटी या केमिकल मटेरियल से रिलेटेड क्वालिटी पैरामीटर्स को हम कोरिलेट कर रहे होते हैं।
या आप सिंपली यूँ भी कह सकते हैं कि केमिकल इंफॉर्मेशंस को गेन किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल मेथड्स। तो ये सब्जेक्ट कीमोमेट्रिक्स कहलाता है। कीमोमेट्रिक्स के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जिसमें से पार्शियल लीस्ट स्क्वायर, सॉफ्ट इंडिपेंडेंट मॉडलिंग, ये बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ होती हैं कीमोमेट्रिक्स में। यानी इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए केमिकल्स का जो डेटा, केमिकल एनालिसिस का जो डेटा आता है उसकी आप इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा। तो सबसे पहले हमने सैम्पलिंग डिस्कस की थी। तो एनालिटिकल प्रोसीजर का जो पहला स्टेप है वो सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। किसी पॉपुलेशन में से हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हासिल कर रहे होते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बेसिकली उस पूरे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो बेसिकली ए सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल बल्क या होल पॉपुलेशन। इट कंपोजिशन शुड क्लोजली रिफ्लेक्ट द कंपोजिशन ऑफ द बल्क। इसकी कंपोजिशन और इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कंपोजिशन ऑफ बल्क और प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अच्छा, सैम्पलिंग जो होती है वो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल, सॉलिड सैंपल भी हो सकता है, लिक्विड सैंपल भी हो सकता है, गैसियस सैंपल्स भी हो सकता है। और बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, सैम्पलिंग को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, होमोजीनियस सैम्पलिंग और हेट्रोजीनियस सैम्पलिंग। अच्छा, होमोजीनियस सैम्पलिंग सैंपल क्या होता है? जिसमें सैंपल की कंपोजिशन, सैंपल में मटेरियल की कंपोजिशन थ्रू आउट द बल्क कांस्टेंट हो, तो इस सैंपल को हम होमोजीनियस सैंपल कहते हैं। लाइक ब्लड में, अब आप पूरे ब्लड में ब्लड सर्कुलेट करता है, आप कहीं से भी आप ब्लड को का सैंपल लेंगे तो वो उस ब्लड के अंदर कंपोजिशन ऑफ मटेरियल जो है वो होमोजीनियस है, कांस्टेंट कंपोजिशन होती है इसकी। इसलिए ब्लड और यूरिन एक कॉमन एग्जांपल है होमोजीनियस सैंपल की। इसी तरह हेट्रोजीनियस सैंपल है। हेट्रोजीनियस सैंपल में बहुत सारे अच्छा, होमोजीनियस अगर सैंपल जो हो, अगर होमोजीनियस सैंपल हो तो उस केस में हम सिर्फ ग्रेब सैंपल लेते हैं। यानी इसमें एक सैंपल आप कहीं एक पार्ट से लेते हैं तो वो पूरे पॉपुलेशन के कंपोजिशन को कॉन्स्टेंटली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मीन्स जब आप एक ही सैंपल उठाएंगे तो वो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा होगा बल्क मटेरियल को, क्योंकि एक होमोजीनियस सैंपल है। इसी तरह हेट्रोजीनियस सैंपल क्या होता है? यहाँ पे सैंपल की कंपोजिशन सेम नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी लेक की एग्जांपल ले लें, सरफेस ऑफ द वाटर पे कंपोजिशन कुछ और हो, मिड में कुछ और हो, और बॉटम ऑफ द लेक में कंपोजिशन ऑफ वाटर कुछ और हो, तो इस केस में ये सैंपल हेट्रोजीनियस सैंपल कहलाएगा। ठीक है, यानी थ्रू आउट द मटीरियल कंपोजिशन, जो थ्रू आउट द सैंपल जो मटेरियल की कंपोजिशन है वो सेम ना हो तो ये हेट्रोजीनियस होता है। लाइक सॉलिड सैंपल जितने भी होते हैं वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर केसेस में हेट्रोजीनियस होते हैं। लाइक अगर आप किसी और से कोई सैंपल कलेक्ट करते हैं, सॉलिड सैंपल, तो अगर आप उस और में देखें तो उसके अंदर आयरन रिच भी होगा, सल्फर के कंटेंट्स भी होंगे, फॉस्फेट और बहुत सारे दूसरे मेटल के कंटेंट्स मौजूद होंगे। लेकिन थ्रू आउट द सॉलिड मटेरियल वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट या इक्वल कंपोजिशन का नहीं होगा और डिफरेंट कंपोजिशन का होगा। ठीक है, तो इस तरह मोस्टली जो लिक्विड्स और गैसेस होती हैं इनका होमोजीनियस सैंपल बनता है, जबकि सॉलिड्स जो होती हैं इनका हेट्रोजीनियस सैंपल बनता है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होते हैं? बल्क मटेरियल में से इन द केस ग्रॉस सैंपल लेते हैं। तो ग्रॉस सैंपल लार्ज अमाउंट में होता है, केजीज में या ग्राम्स में। फिर इसको हम लेबोरेटरी सैंपल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। लेबोरेटरी सैंपल में सैंपल का साइज हमने रिड्यूस किया हुआ होता है बाय पासिंग द ग्रॉस सैंपल थ्रू लेबोरेटरी प्रोसेसेस। तो ये ग्राम्स में या फ्यू मिलीग्राम्स में रह जाता है। और आखिर में
एनालिसिस सैंपल जिसको आप फाइनली इंस्ट्रूमेंट पे टेस्ट करने के लिए जिसको आप तैयार कर रहे होते हैं, ये आपका टेस्ट सैंपल या एनालिसिस सैंपल होता है, जो कि फ्यू मिलीग्राम या इसकी वेरी लो कंसंट्रेशन में ये सैंपल आपके पास तैयार होता है। अच्छा, तो मेजरमेंट प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वो सैम्पलिंग सबसे पहले आप करते हैं, फिर सैंपल को प्रिजर्व करते हैं और उसके बाद सैंपल को प्रिपेयर करते हैं फॉर एनालिसिस पर्पस, ठीक है, और फाइनल में एनालिसिस की जाती है। अच्छा, ये बताया था कि अगर आपने सॉलिड्स की सैम्पलिंग करनी है तो सॉलिड्स की सैम्पलिंग रिलेटिवली डिफिकल्ट होती है गैसियस सैंपल्स और सॉलिड सैंपल, लिक्विड सैंपल्स के मुकाबले में सॉलिड सैंपल्स की जो एनालिसिस होती है वो डिफिकल्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड सैंपल्स यूजुअली हेट्रोजीनियस कंपोजिशन के होते हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज वेरी कर रहा होता है और इसके अलावा वेरिएशंस होती हैं विद इन द पार्टिकल, डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, सेम टाइप के पार्टिकल्स का साइज डिफरेंट हो सकता है, इस तरह ये हेट्रोजीनियस होगी। तो इस केस में एक सैंपल जो है वो बेसिकली पूरे बल्क को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो इस केस में हम मल्टीपल सैंपल्स कलेक्ट करते हैं डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द बल्क मटेरियल से 7, 8, 10, 12, 13 इस तरह से मल्टीपल सैंपल्स कलेक्ट करके उन सब की इंफॉर्मेशन को कलेक्टिवली एग्रीगेट करें, तो फिर हमारे पास बल्क ऑफ द मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होती हैं। अच्छा, तो ग्रेब सैम्पलिंग, सॉलिड सैंपल्स को आप अगर कलेक्ट करना हो, ग्रेब सैंपल को कलेक्ट करना हो फॉर एग्जांपल, तो आप डिफरेंट सैम्पलिंग टूल्स यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो a grape sample is sample taken at random and assumes to representative। grape sampling क्या होती है? इसमें हम सैंपल को randomly कलेक्ट कर रहे होते हैं और ये random सैंपल हम assume कर रहे होते हैं कि ये random सैंपल बेसिकली बल्क सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल शुगर या जो जितने भी बेग्स हैं डिफरेंट मटेरियल्स के, फ्लावर के, तो आप यहाँ से एक ग्रेप सैंपल उठाएंगे तो ये ग्रेप सैंपल बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बल्क मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, अगर आपने सेडिमेंट्स की कलेक्शन करनी हो तो उसके लिए यूजुअली बॉटम ग्रेप सैंपलर यूज होता है, ठीक है, इसमें जार्स लगी हुई होती हैं। डेफिनेटली अगर आप इसको डिप करते हैं और किसी बॉटम में से अगर इसको आप डिप करें, अगर आपने बॉटम ऑफ द लेक से सैंपल उठाना है तो आप इसके जार्स को दोबारा से क्लोज करें तो ये सैंपल कलेक्ट करेगा और फिर आप इसको आप पिक कर सकते हैं सॉलिड सैंपल्स को। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जब आप किसी सी रिवर वगैरह यानी कोई वाटर सोर्स से सॉलिड सैंपल्स या सेडिमेंट्स को कलेक्ट करते हैं तो इसको उठाते वक्त ना यहाँ से छोटे पार्टिकल्स वॉश आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सैंपल कलेक्ट होगा वहाँ पे आपके पास सिर्फ बड़े साइज के सैंपल्स रह जाएंगे। तो ये एक आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इसकी वजह से। अच्छा, इस तरह सॉइल की कलेक्शन करनी हो तो फिर हम शॉप्स या स्कूप्स यूज करते हैं। डेफिनेटली इनके अंदर वैकेंट स्पेस मौजूद है, ये ट्यूब लाइक है, ठीक है। आप इसको ज़मीन में सॉइल में डिप करें, फिर उसके बाद जब आप इसको उठाएंगे तो इसके अंदर आपको डिफरेंट सॉइल के सैंपल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो बेग से सैम्पलिंग के लिए सेक सैम्पलर्स ये वाले यूज़ करते हैं, स्पीयर्स यूज़ करते हैं। और इसी तरह मेटल्स और एलॉयज की अगर आपने सैम्पलिंग करनी हो तो ड्रिलिंग की जाती है या मिलिंग की जाती है। अच्छा, बायोलॉजिकल टिश्यूज़ की अगर आपने सैम्पलिंग करनी हो तो इस केस में यूजुअली इंटायर ऑर्गन को जो है ना वो एनिमल से रिमूव किया जाता है और इसको फिर होमोजेनाइज किया जाता है बिफोर एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, इस तरह लिक्विड सैंपल्स की सैम्पलिंग रिलेटिवली सॉलिड्स के मुकाबले में ईजियर है। तो लिक्विड्स के केस में अच्छा, लिक्विड्स के जो सैंपल्स हैं वो होमोजीनियस होते हैं, तो इनके होमोजीनियस होने की वजह से सैम्पलिंग रिलेटिवली इजी है। फॉर एग्जांपल
थ्रू आउट दी, अगर कोई लेक है, लेक के अंदर जब कोई आपने साल्ट की एनालिसिस करनी है तो साल्ट डिसोसिएट होके पूरे वाटर सैंपल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। तो अब आप किसी भी पोर्शन ऑफ द वाटर से आप सैंपल को कलेक्ट करें और उसमें से साल्ट की एनालिसिस करें तो वो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा होगा पूरे उस लेक के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है। तो इस तरह से एक ही सैंपल या एक दो सैंपल्स की मदद से आप करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं इन द केस ऑफ लिक्विड्स। अच्छा, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स की सैम्पलिंग करनी हो तो उस केस में डिफरेंट ब्लड की कलेक्शन के लिए सिरिंजेस यूज़ करते हैं और फिर ब्लड सैंपल्स यूज़ करते हैं। और इसके अलावा कुछ ब्लड को फॉर एग्जांपल आपने प्रिजर्व रखना हो लेबोरेटरी में और लेबोरेटरी टेस्ट से पहले उनको वैक्यूटेनर्स में रखा जाता है। ये बेसिकली वैक्यूटेनर्स ट्यूब्स होती हैं विथ रबर कैप और इसको ब्लड को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ब्लड को जल्दी कोगुलेट कर जाता है और डीनेचर हो सकते हैं इसमें से बहुत सारे प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब आप इनको क्या कर रहे होते हैं, इनको प्रिजर्व करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट प्रिजर्वेटिव और स्टोरेज एजेंट्स लाइक सोडियम फ्लोराइड फॉर ग्लूकोज। और इसी तरह एंटीकोगुलेंट्स यूज़ किए जाते हैं, हेपरिन। ये हेपरिन क्या कर रहा होता है, ब्लड को कोगुलेट होने से रोकता है। ठीक है। इस तरह बहुत सारे सैम्पलिंग किट्स भी यूज होती हैं जिनमें थीप सैम्पलर्स, पाइप्स, ग्रेप सैम्पलर्स एंड सो ऑन। तो ये सैम्पलिंग की कहानी थी। अच्छा, तो ये हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हमने थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था कीमोमेट्रिक्स का और फिर इसमें हमने रिलेटिवली सैम्पलिंग को डिस्कस किया हुआ था और सैम्पलिंग ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को डिटेल से पढ़ा हुआ था। अच्छा, जो हमारा दूसरा लेक्चर है आ गया। सेकंड लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिकल गोल्स ऑफ सैम्पलिंग डिस्कस की हुई थी, सैम्पलिंग प्रोसेस। तो जब आप कोई एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आपको मीन एनालाइट कंसंट्रेशन रिक्वायर होता है। ये मीन एनालाइट कंसंट्रेशन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है पॉपुलेशन मीन को, दैट इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। तो इसके लिए हम realized only if all members of the population have an equal probability of being included in the sample। अगर सैंपल में पॉपुलेशन में मौजूद सारे मेंबर्स को अगर सैंपल ने इक्वली रिप्रेजेंट किया है तो इस केस में सैंपल का जो मीन होगा, सैंपल मेजरमेंट्स का मीन, ये आपके पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब अगर इसी तरह अब आप जब कोई एनालिसिस कर रहे होते हैं तो मीन जो है वो 100% पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट नहीं करता, 100% करेक्ट मीन को रिप्रेजेंट नहीं करता। इट मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ डेविएशन, इसमें कोई वेरिएंस ज़रूर होती है। तो ये वेरिएंस जो है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में फ्लक्चुएशंस की वजह से होती है, मेथड्स में फॉल्ट की वजह से हो सकता है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मेजरमेंट में वेरिएशंस काज कर रहे होते हैं। तो हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट वेरिएशंस भी कैलकुलेट करते हैं और मीन रिपोर्ट करते हुए हम मीन को रिपोर्ट करते हैं टुगेदर विद इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, ताकि आपका जो सैंपल है वो करेक्टली रिप्रेजेंट करे आपके पॉपुलेशन मीन को, ट्रू वैल्यू को। और फिर इसके साथ ये भी आपको मालूम हो कि आपके ट्रू वैल्यू आपका जो सैंपल वैल्यू है
उसके अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी है एरर की। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम बेसिकली फाइंड कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स। अच्छा, इससे पहले हमने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किए हुए थे। जब आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में सैंपल की एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आपको कुछ टर्म्स मालूम होने चाहिए। इसमें से एक टर्म एनालाइट। एनालाइट क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सैंपल विच इज टू बी स्टडीड बाय क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, यानी आइडेंटिफाइड क्वालिटेटिवली। वो सैंपल जिसमें से आपने कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना हो या उसमें से किसी कंपोनेंट की मेजरमेंट करनी हो, अमाउंट मालूम करनी हो, तो उस सैंपल को हम क्या कहेंगे? एनालाइट। एनालाइट इज बेसिकली ए सैंपल अंडर टेस्ट या अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। इसी तरह सैंपल ये पोर्शन ऑफ मटेरियल होता है सेलेक्टेड फ्रॉम ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। किसी बल्क मटेरियल से जो आप पोर्शन सेलेक्ट करते हैं, और ये क्या कहलाता है? सैंपल। मैट्रिक्स सैंपल में आप कलेक्टिवली सैंपल और एनालाइट को कलेक्टिवली मैट्रिक्स कह सकते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? इज बेसिकली दी एनालाइट एंड मैट्रिक्स टुगेदर इज वी कॉल्ड सैंपल। तो मैट्रिक्स जो है वो सैंपल में एनालाइट के अलावा जितनी भी मटेरियल्स होती हैं इनको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम मैट्रिक्स जो है वो इंटरफेयर करते हैं इन द एनालिसिस। अगर आपने एनालाइट को एनालाइज करना हो तो उस केस में आपने मटेरियल के इफेक्ट को रिमूव करना होता है, ठीक है। और इसके अलावा सैंपल के अंदर कुछ कंटेमिनेंट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, ये कंटेमिनेंट एनालाइट इटसेल्फ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर किसी सैंपल में इंटेंशनली आपने एडिशनल एनालाइट ऐड किया है तो ये एनालाइट बजात खुद भी कंटेमिनेंट हो सकता है, या फिर एनालाइट के अलावा मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स भी एज ए कंटेमिनेंट आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, तो हमने ये कहा कि बेसिकली जब मैट्रिक्स होता है, हम एनालाइट की एनालिसिस करते हैं तो इसमें मैट्रिक्स मौजूद होता है, और मैट्रिक्स के एनालिसिस में एनालाइट के एनालिसिस में मैट्रिक्स इंटरफेयर कर रहा होता है। तो इस इंटरफेरेंस को एलिमिनेट करने के लिए हम बैकग्राउंड करेक्शन कर रहे होते हैं। बैकग्राउंड करेक्शन, ठीक है। बैकग्राउंड बेसिकली क्या है? वो सिग्नल जो मैट्रिक्स की वजह से आया हो या कंटेमिनेंट की वजह से आया हो, इसको हम बैकग्राउंड कहते हैं। तो हम बैकग्राउंड करेक्शन करेंगे जिसमें हम मैट्रिक्स और कंटेमिनेंट के इफेक्ट को रिमूव करेंगे। और ये काम हम किस तरह से करते हैं? ब्लैंक की मदद से करते हैं। एक ब्लैंक सैंपल बनाया जाता है। ब्लैंक होता क्या है? ब्लैंक सैंपल में एनालाइट के अलावा जितने भी मैट्रिक्स होगा उसका आप हम एक सैंपल बनाएंगे, और वो सैंपल हमारा ब्लैंक सैंपल कहलाएगा क्योंकि उसके अंदर एनालाइट मौजूद नहीं है। और उसका हम सिग्नल रिकॉर्ड करके उसको एनालाइट के साथ जो हमने सैंपल एनालाइट की जो का सिग्नल लिया है उसमें से माइनस करेंगे। तो इस तरह से ये ब्लैंक करेक्शन हो जाएगी, ठीक है। Basically, blank is a standard that contains no analyte. Blank में कोई analyte नहीं होता। Concentration of analyte इसमें 0 होती है। ये basically simulated matrix होता है। आप artificially आप sample बनाते हैं और assume करते हैं कि ये matrix का sample है। Only इसमें matrix मौजूद है sample में, तो इसको आप blank कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह से हमने केमिकल यूजुअली जब आप कोई एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसमें कैलिब्रेशन या स्टैंडर्डाइजेशन की जाती है। तो कैलिब्रेशन या स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमें स्टैंडर्ड मटेरियल या रेफरेंस मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। तो केमिकल स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड केमिकल क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस होता है जिसकी प्योरिटी बहुत हाई होती है, और इसको हम रिएजेंट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए या फिर इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है? एक ऐसा रिएजेंट जो एक्सट्रीमली प्योर हो, स्टेबल हो,
ये इजीली एयर का या फिर मॉइस्चर का इस पे इफेक्ट ना हो, यानी इसकी हाइड्रेशन ना हो और ये ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज ना हो, और तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड मटेरियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम एसिड थैलेट है, बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जिनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, जिनकी प्योरिटी चेंज नहीं होती लॉन्ग टाइम तक। ऐसे मटेरियल्स प्राइमरी स्टैंडर्ड मटेरियल्स हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड मटेरियल्स कौन से हैं? ये वो सैंपल्स हैं जिनकी कंपोजिशन या जिनकी कंसंट्रेशन चेंज होती है, जिनकी प्योरिटी चेंज होती है, वो वक्त के साथ इम्प्योर हो जाते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, strong bases, strong oxidizing agents, strong reducing agents, ये almost secondary standard materials होते हैं, ठीक है। अच्छा, रेफरेंस मटेरियल इसी तरह ये क्या होता है? ये एक ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस होता है जिसकी प्रॉपर्टीज आर सफिशिएंटली होमोजीनियस होती हैं और इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड फॉर इट टू बी यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन ऑफ apparatus। इस रेफरेंस मटेरियल को हम इंस्ट्रूमेंट्स की या apparatus की कैलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यूजुअली हम रेफरेंस मटेरियल को एक वैल्यू असाइन करते हैं और विथ रेफरेंस टू रेफरेंस मटेरियल हम डिफरेंट apparatus या इंस्ट्रूमेंट्स या रिएजेंट्स का मटेरियल मालूम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो टर्म्स बहुत ही इजी टर्म्स हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इंट्रोड्यूस करवाई थी। एक्यूरेसी बेसिकली क्या होता है? क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, और प्रिसीजन क्या होती है? मेजर्ड वैल्यूज का आपस में क्लोजनेस को हम प्रिसीजन कहते हैं। तो एक्यूरेसी आपको ट्रू वैल्यू के साथ कंपैरिजन बता रहा होता है मेजर्ड वैल्यू का, जबकि प्रिसीजन मेजर्ड वैल्यूज का आपस में यानी मीन से कंपैरिजन बता रहा होता है। ट्रू वैल्यू में तो आपको नाउन वैल्यू मालूम होती है, एक्चुअल वैल्यू मालूम होती है, तो आप मेजर्ड वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर कर रहे होते हैं, जबकि प्रिसीजन में मेजर्ड वैल्यू को मीन से कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रिसीजन इज द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। फॉर एग्जांपल इस केस में डिफरेंट डॉट्स की सूरत में यहाँ पे दिखाया गया है। ये वाला केस देखिए, ये फॉर एग्जांपल सेंटर में हमारा एक्यूरेट वैल्यू है, तो ये ना तो एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है। इसी तरह इनमें से कुछ आपको एक्यूरेट नज़र आ रहे होंगे लेकिन प्रिसाइज नहीं है, और यहाँ पे क्लोज वैल्यू के करीब भी हैं और आपस में भी क्लोज हैं, तो ये एक्यूरेट है बट नॉट प्रिसाइज। और इसी तरह ये नॉट एक्यूरेट है क्योंकि ट्रू वैल्यू से दूर हैं, बट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दिस इज प्रिसाइज। अच्छा, तो यहाँ पे दो केसेस आ गई हैं। आप बेसिकली मेजर कर रहे होते हैं एक्यूरेसी या प्रिसीजन को। तो एक्यूरेसी को हम मेजर करते हैं विथ रेफरेंस टू ट्रू वैल्यू, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रू वैल्यू नाउन होती है। तो आप जब कोई मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो इसमें एरर होता है, और ये एरर हो सकता है मल्टीपल रीजंस की वजह से। तो अगर जब आप एरर मालूम करते हैं एक्यूरेसी में, तो एक्यूरेसी में एरर मालूम किया जाता है बाय यूजिंग एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। आप यूँ भी कह सकते हैं कि we can measure the error in accuracy by using absolute error or relative error। एक्यूरेसी में जो एरर्स आती हैं वो एब्सोल्यूट एरर की मदद से या रिलेटिव एरर की मदद से आप इनको मेजर कर रहे होते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इसको अगर आप ई से रिप्रेजेंट करें तो ये बेसिकली मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस होता है। एक्स आई माइनस एक्स टी को हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। एक्स आई क्या है? मेजर्ड वैल्यू, माइनस एक्स टी क्या है? ट्रू वैल्यू। तो बेसिकली हमने मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू से कंपेयर किया हुआ है बाय टेकिंग द डिफरेंस, ये हुआ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर आपको कोई रिजल्ट कितना एक्यूरेट है और कितना मोर एक्यूरेट है, कितना लेस एक्यूरेट है, ये बताता है एब्सोल्यूट एरर। इसी तरह रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर बेसिकली रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू से यानी जो डिफरेंस यहाँ पे आया है एब्सोल्यूट एरर का, इस डिफरेंस का ट्रू वैल्यू के साथ क्या कितना रेशियो है, इस रेशियो को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर। इस रिलेटिव एरर को आप परसेंट के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं।
थाउजेंड्स, पार्ट्स पर थाउजेंड की, पार्ट्स पर मिलियन की टर्म में या पार्ट्स पर थाउजेंड की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, रिलेटिव एरर एक्स आई माइनस एक्स टी अपॉन एक्स टी, ये रिलेटिव एरर हुआ। इसको आप मल्टीप्लाई करें 100 से तो ये परसेंट रिलेटिव एरर होता है। अच्छा, ये न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किया हुआ था, तो आप सेम फार्मूला यूज करके इसकी इस तरह के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, एक्सपेरिमेंटल जो डेटा होता है उसमें एरर्स प्रोड्यूस होती हैं डेफिनेटली। तो वो एरर हो सकता है एरर इन एक्यूरेसी और प्रिसीजन। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डेटा में जो एरर होता है उसको हम 3 मेजर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक डिटर्मिनेट एरर, जिसको आप सिस्टमेटिक एरर भी कहते हैं। ये सिस्टमेटिक एरर अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में ख़राबी हो, इंस्ट्रूमेंट के रिजल्ट्स में फ्लक्चुएशन हो, या मेथड आपको करेक्ट रीडिंग नहीं दे रहा है, या अगर पर्सन जो है वो अनएक्सपीरियंस्ड है, वो हैंडलिंग में कोई गलती कर रहा है, तो इस वजह से ये जो एरर प्रोड्यूस होगा ये सिस्टमेटिक एरर या डिटर्मिनेट एरर कहलाएगा। ठीक है, तो इस केस में इसी तरह इनडिटर्मिनेट एरर, इसको हम रैंडम एरर कहते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेट एरर के काजेज नाउन होते हैं, नाउन काजेज। ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड या पर्सनल हुआ, तो मीन्स कि ये नाउन काज हुआ। इनडिटर्मिनेट एरर, इसको आप रैंडम एरर भी कहते हैं। रैंडम एरर या इनडिटर्मिनेट एरर बेसिकली अननोन काजेज की वजह से प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और लेकिन लेबोरेटरी का टेम्परेचर, प्रेशर या ह्यूमिडिटी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से वो आपके रिजल्ट्स पे असरअंदाज होता है, लेकिन ये आपको महसूस नहीं हो रहा कि इसके रिजल्ट में फ्लक्चुएशन आई है कि नहीं आई, किसने ये फ्लक्चुएशन इंड्यूस कराई। आपको फैक्टर्स या काजेस के बारे में आपको मालूम नहीं होता, तो इस तरह के एरर्स को आप रैंडम एरर कहते हैं। ठीक है, तो रैंडम एरर बेसिकली अनकंट्रोल्ड सोर्सेज की वजह से प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसमें स्मॉल एरर प्रोड्यूस होता है, जबकि डिटर्मिनेट में लार्ज एरर प्रोड्यूस होता है, रैंडम एरर में स्मॉल एरर प्रोड्यूस होता है। रैंडम एरर को आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट इसको मिनिमाइज कर सकते हैं बाय ऑप्टिमाइजिंग दी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। आप एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को ऑप्टिमाइज करें तो रैंडम एरर कम हो सकता है, लेकिन ये एलिमिनेट नहीं हो सकता। तो इसलिए जब भी आपको कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में एब्सोल्यूट एरर ज़रूर मौजूद होता है। ठीक है, और इसी तरह थर्ड टाइप है एक्यूमुलेटेड एरर। ये क्या होता है, several different measurements are combined to compute an overall analytical result. The errors associated with each individual measurement contribute to a total या accumulated error। जब आप multiple measurements कर रहे होते हैं और उन measurements की जब आप multiple measurements कर रहे होते हैं और उन measurements, आप लोग काइंडली म्यूट पे रखें, किसकी, यास्मीन, माइक्रोफोन म्यूट पे रखें। अच्छा, एक्यूमुलेटेड एरर क्या कहा कि जब हम मल्टीपल मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं तो, और मल्टीपल मेजरमेंट्स के नतीजे में आपके पास मल्टीपल रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन आप फाइनल ओवरऑल रिजल्ट तक जाने के लिए उन इंडिविजुअल रिजल्ट्स को या तो सम करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो आप बहुत सारे मैथमेटिकल प्रोसेस, कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो इंडिविजुअल रिजल्ट का जो इफेक्ट है वो पड़ता है फाइनल रिजल्ट पे। तो उस फाइनल रिजल्ट को हम क्या कहेंगे, एक्यूमुलेटेड। फाइनल रिजल्ट में जो एरर होगा वो एक्यूमुलेटेड एरर होगा। वो बेसिकली इंडिविजुअल मेजरमेंट एरर्स विल कंट्रीब्यूट इन द फाइनल एरर। फाइनल एरर में इंडिविजुअल एरर जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। इसलिए इस केस में हमने क्या किया, सारे मेजरमेंट्स के एरर्स को कंसीडर किया, तो ये एक्यूमुलेटेड एरर है। ठीक है, अच्छा, ग्रॉस एरर एक टर्म हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ग्रॉस एरर बेसिकली लार्ज एरर होता है।
एक्सपेरिमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा एरर होता है, जो ट्रू वैल्यू को बहुत ही ट्रू वैल्यू से बहुत ही दूर आपका रिजल्ट होता है, इस केस में ये ग्रॉस एरर की वजह से होता है। ग्रॉस एरर क्या होता है, जिसमें आपके सैंपल का जो मास है वो, फॉर एग्जांपल आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते करते आपके हाथ से सैंपल का आधा पोर्शन गिर जाए, वेस्ट हो जाए, और आप आधे पोर्शन से रिजल्ट रिपोर्ट करें, तो डेफिनेटली दिस हाफ ऑफ द सैंपल विल नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन मीन या ट्रू वैल्यू। तो इस केस में आपके पास ह्यूज एरर प्रोड्यूस होगा और ये एरर ग्रॉस एरर कहलाता है। ठीक है, तो इस ग्रॉस एरर के नतीजे में आउटलायर्स आते हैं आपके पास। तो आउटलायर्स क्या होते हैं, जब आप फॉर एग्जांपल मल्टीपल मेजरमेंट्स लेते हैं तो बहुत सारी वैल्यूज क्लोज आती हैं, लाइक 2.5, 2.4, 2.3, ये वैल्यूज बहुत ही क्लोज हैं, 2.4 एंड 2.4। लेकिन जब आप इस एक्सपेरिमेंट में ग्रॉस एरर होता है तो एक अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आती है, लाइक 6। अब ये देखिए 6 जो है वो बाकी मेजरमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको हम आउटलायर कहेंगे। आउटलायर पे यूजुअली प्रोड्यूस होता है ग्रॉस एरर की वजह से। अच्छा, इसी तरह जो